दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में बता दें कि अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला। कहा प्रदेश में डबल इंजन नहीं डबल दुर्गति की सरकार। जी आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के नाम पर विकास के बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। भाजपा ने बिना कुछ काम किए 3.5 साल बिता दिए। अब तो सभी ये मानने लगे हैं कि प्रदेश में डबल इंजन नहीं बल्कि डबल दुर्गति की सरकार है। अखिलेश ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध थम नहीं रहे हैं। चाहे गोरखपुर मंडल हो या अन्य मंडल, सभी में अपराधों के आंकड़ों में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी है। पिछले 2 वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष 8 माह में ही महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि रायबरेली बलिया के बाद श्रावस्ती के गिलौला थाने में 8 दिन ननके दर्जी को हिरासत में रखकर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के पीड़ित परिजनों से मिलने और संवेदना जताने जा रहे समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप और श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब अगली खबर बता दें कि यूपी में एक गाय की देखभाल पर हर महीने मिलेंगे 900 रुपए। कुपोषित परिवारों के पोषण के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश। जी हम बात करें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषण और गौपालन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बेसहारा गोवंशों को पालने के इच्छुक गरीब परिवारों को प्रति गाय 900 रुपए महीने देने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। और इस योजना के तहत पोषण को गौपालन के जोड़ा गया है और सभी जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कुपोषित परिवारों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए गौपालन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। यही नहीं, ऐसे परिवारों को किचन गार्ड विकसित करने के लिए भी सहायता देने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है, ताकि वो खुद सब्जी समेत अन्य आवश्यकता की चीजें उसमें उगा सकें। बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख के पार। 13 दिन में सामने आए 10 लाख नए केस। जी हम बात करें कि भारत आने वाले कुछ दिनों में कोरोना प्रभावित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्रवार की रात भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया है। इसके साथ ही भारत और ब्राजील के बीच रोगियों का अंतर और कम हो गया है। बता दें कि शुक्रवार को ही ब्राजील ने भी 40 लाख के आंकड़ों को पार किया है और वर्तमान में वहां कुल 40,41,638 कोरोना संक्रमित मरे हैं। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिन में कुल 39,36,747 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की थी, लेकिन तब से रात तक राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद अब कुल आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंच गया है। और वही अगली खबर बता दें कि रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों का इंतजार खत्म। जानिए 1.40 लाख पदों के लिए कब होगी परीक्षा। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी के चलते कई सरकारी भर्ती की परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। अगर आपने भी रेलवे में भर्ती के लिए आवेदन किया था तो आपका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूर्ण की जा चुकी है। कोरोना काल में अब विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। दरअसल रेलवे के पिछले वर्ष देश भर के सभी 17 जोनल रेलवेज में खाली हुए और 1.40 लाख पदों पर आवेदन मांगा था। इसके लिए पिछले साल के शुरू में नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन 1.5 साल बाद भी रेलवे इस भर्ती पर परीक्षा का आयोजन नहीं कर सका। हैरान की बात यह है कि 1,40,640 पदों पर 2.40 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन भेजा है। कोरोना वायरस की वजह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी को कुछ समय के लिए टाल दिया था। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि ड्रग्स मामले में एनसीबी ने एक्टर के स्टाफ दीपेश सावंत को किया गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में अलग अलग एंगल से जांच कर रही 3 बड़ी सरकारी जांच एजेंसियों में से एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अब अभिनेता के घर में काम करने वाले दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एनसीबी द्वारा ये एक और बड़ी गिरफ्तारी है। इससे पहले शुक्रवार को ड्रग्स एंगल की जांच में
एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से प्रवर्तन निदेशालय ईडी और ड्रग्स एंगल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी इस केस की छानबीन कर रही है। सुशांत सिंह केस में एनसीबी की एंट्री के बाद से अब तक कई गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था और अब इस केस में एनसीबी ने सुशांत सिंह के स्टाफ दीपेश सावंत के रूप में एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि दीपेश को रविवार सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी न्यायालय से उसकी कस्टडी की मांग कर सकती है। ड्रग्स मामले में एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से कल यानी रविवार को पूछताछ होगी। एनसीबी के अधिकारी मुथा अशोक जैन ने बताया कि रिया और शौविक का सामना दीपेश से करवाया जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से सुशांत सिंह मौत में सीबीआई की जांच हो रही है, तो क्या इससे सुशांत सिंह की मौत का सही वजह पता चल पाएगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें कि संसद के इतिहास में पहली बार होंगे ये बदलाव। पीएम को भी एंट्री के लिए पूरी करनी होगी ये शर्त। जी आपको बता दें कि संसद और मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन ये सत्र आम संसद के पिछले सत्रों की तरह नहीं होगा। इस सत्र पर कोरोना वायरस की छाया नजर साफ आएगी। सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होने वाले हैं। मानसून सत्र में ऐसे कई बदलाव सामने नजर आएंगे जो अब तक के किसी भी संसद सत्र में नहीं नजर आएंगे। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में आगामी सत्र के लिए रिहर्सल भी किया है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट से प्रधानमंत्री, मंत्रियों और किसी भी नेता को छूट नहीं मिलेगी। सभी सांसदों को 72 घंटे पहले कोविड जांच करानी होगी, जिसमें उनके और परिवार की रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए। साथ ही परिजन और घरेलू नौकर ड्राइवर को भी कोविड-19 निगेटिव होना होगा, तभी सदन में एंट्री मिलेगी। इस दौरान पॉजिटिव आने पर सांसद को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और वही परिवार या स्टाफ पॉजिटिव है और सांसद की रिपोर्ट नेगेटिव है तो भी उसे सत्र में एंट्री नहीं मिलेगी। इसकी जगह उन्हें 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। और वहीं संसद की कार्रवाई को कवर करने वाले पत्रकारों को भी आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि कंगना रनौत के पोस्टरों की चप्पलों से पिटाई होने पर जाने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा क्या बोले। जी हां, बात करें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर अपने विवादित बयान की वजह से लोगों के निशाने पर है। कंगना रनौत ने मुंबई की पाक अधिकृत कश्मीर से तुलना करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मुंबई में उनका जमकर विरोध हो रहा है। इस बार तो मुंबई में कंगना रनौत के पोस्टरों पर गुस्साई भीड़ चप्पलों से पिटाई कर रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक वायरल वीडियो को साझा करते हुए बीजेपी के संबित पात्रा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों के लिए पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई बॉलीवुड कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से की थी, जिसके बाद भाजपा प्रवक्ता ने संबित पात्रा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देख रहे हो ना बाला साहब, आपके बाद ये हाल है। तथा कथित शिवसेना का संबित पात्रा के इस पोस्ट पर जमकर लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कंगना रनौत जो कि दिवंगत अभिनेता सुशांत और उनके परिवार के लिए न्याय मांगने के लिए धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ रही हैं, उन्होंने अपने इस पोस्टर की पिटाई वाले पोस्टर पर ट्वीट कर कहा कि मुंबई खून का आदि है। अभिनेत्री ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा कि सुशांत और पालघर में साधु की हत्या के बाद अब प्रशासन पर मेरी राय व्यक्त करने पर मेरे पोस्टरों की पिटाई की जा रही है। ऐसा लगता है कि मुंबई को खून की आदि है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार कंगना रनौत अपनी बातें रख रही हैं ट्विटर के जरिए, तो क्या उनका कहना सही है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि छात्रों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, बोले वो डिसलाइक कमेंट बंद कर सकते हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं। जी हम बात कर रहे हैं कि हाल के दिनों में पीएम मोदी और बीजेपी को सोशल मीडिया पर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और कई फेसबुक पेज और कई ट्विटर हैंडल चलाने वाली बीजेपी इन दिनों यूट्यूब पर मिल रहे डिसलाइक से परेशान है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने डिसलाइक्स के सहारे मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते
हंसते हुए कहा कि वो डिसलाइक कमेंट बंद कर सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं। आरआरबी एग्जाम की तारीखों में हो रही देरी को लेकर शनिवार को राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वो डिसलाइक और कमेंट बंद कर सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं। हम आपकी बात दुनिया के सामने रखते रहेंगे। #RRB एग्जाम डेट्स। सरकारी नौकरियों की परीक्षा और ज्वाइनिंग में हो रही देरी के चलते छात्रा भारी संख्या में मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिले थे। ये पूरा मामला विभिन्न नौकरियों से जुड़ी परीक्षाओं और उनके रिजल्ट से जुड़ा है। हाल ही में इन परीक्षाओं को समय पर न कराने, परिणाम घोषित न करने और नियुक्तियां न देने को लेकर लाखों नाराज परीक्षार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को निशाना बनाया था। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और हमें अगली बड़ी खबर बता दें कि शार्ली हेब्दो पत्रिका के खिलाफ पाकिस्तान में हजारों लोग सड़कों पर छापा था पैगंबर का कार्टून। जी आपको बता दें कि फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली हेब्दो में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे जाने के विरोध में पाकिस्तान में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद 10,000 से अधिक की भीड़ सड़कों पर उतर आई और इस दौरान लोग फ्रांस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसके साथ ही फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की अपील की गई। इस दौरान कुछ हाथों में कार्ड थे जिन पर लिखा हुआ था इस निंदा की सजा मौत है। पाकिस्तान में पैगंबर मोहम्मद और कुरान के बारे में किसी भी तरह का अपमानजनक व्यवहार इस निंदा की श्रेणी में आता है। इसे लेकर पाकिस्तान के कानून में सख्त सजा का प्रावधान है। और हमें बता दें कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। बोले कोविड तो बस बहाना है, असल में युवा का भविष्य चुराना है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नौकरियों और निजीकरण के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। शनिवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार की सोच न्यूनतम सरकार अधिकतम निजीकरण की है। उन्होंने कहा कि कोविड तो बस एक बहाना है। राहुल गांधी कोरोना वायरस, अर्थव्यवस्था और रोजगार समेत अन्य मुद्दों पर लेकर लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने एक खबर शेयर की है जिसमें कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने नई सरकारी नौकरियों के सृजन पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार की सोच न्यूनतम सरकार अधिकतम निजीकरण। कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने रोजगार और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। और हमें अगली खबर बता दें कि 5 साल आगे बढ़ सकती है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की डेडलाइन। जापानी कंपनियों ने खींचे अपने हाथ। जी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पूरा होने में 5 साल देरी हो सकती है। यानी जो प्रोजेक्ट 2023 में पूरा होना था उसे पूरा होने में अब 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में यह देरी भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बोली लगाने वाली जापानी कंपनियों की अरुचि है, जिसकी प्रमुख वजह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अधिक लागत है। जापानी कंपनियों की अरुचि और कम भागीदारी के कारण अब निविदाओं को रद्द कर दिया गया है। और अब अगली खबर बता दें कि देश में 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेनें शुरू की जाएंगी। आरक्षण 10 सितंबर से होगा शुरू। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेनें शुरू की जाएंगी और इन ट्रेनों में यात्रा के लिए आरक्षण 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने शनिवार को बताया कि जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी हो जाएगी और ये स्पेशल ट्रेनें मौजूदा वक्त में चल रही हैं। 230 ट्रेनों के अतिरिक्त होगी और इन विशेष ट्रेनों के परिचालन की निगरानी की जाएगी। जरूरत के हिसाब से जहां भी नई ट्रेन की मांग होगी या लंबी प्रतीक्षा सूची होगी वहां क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। और वह अगली खबर बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने की कांग्रेस की तारीफ। भाजपा ने कहा कांग्रेस और चीन के बीच चल रहा इश्क। जी आपको बता दें कि भाजपा ने शनिवार को चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस और चीन के बीच चल रहे इश्क को छिपाया नहीं जा सकता है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से इश्क और मुश्क तेज सुगंध छिपाने से भी नहीं छिपते, ठीक वैसे ही कांग्रेस और चीन के बीच चल रहे प्रेम के बारे में सभी को पता है। इसके साथ ही उन्होंने
कांग्रेस से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कथित तौर पर हुए उसके समझौते के बारे में भी जानकारी मांगी। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने शनिवार को विशेषज्ञों के हवाले से ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी की सरकार को खूब झकझोरने लगी है। चीन से जारी तनाव के बीच कांग्रेस के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा भारी दबाव में है। कांग्रेस शासन और विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर तगड़े हमले कर रही है। ग्लोबल टाइम्स के इसी ट्वीट को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा कि ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट से चीन की हताशा पता चलती है। यह भी साफ हो जाता है कि कांग्रेस चीन के एजेंडे पर काम कर रही है। और वहीं अगली खबर बता दें कि यूपी के निष्कासित वरिष्ठ कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, कहा परिवार से ऊपर उठकर पार्टी को चलाएं मैडम। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन में मची खींचातान के बाद उत्तर प्रदेश में पार्टी से करीब 1 वर्ष पहले निष्कासित किए गए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को खरा पत्र लिखा है। आप बता दें 4 से 5 दशक तक कांग्रेस की सेवा करने वाले इन नेताओं ने पार्टी में हावी परिवारवाद पर निशाना साधा है। उन्होंने सोनिया से कहा कि कांग्रेस संगठन को परिवार से ऊपर उठकर चलाए, साथ ही आगाह किया कि इन हालात में कांग्रेस इतिहास की वस्तु बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दे। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें जिसमें येचुरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आत्मसमर्पण भारत का अनुसरण कर रही है केंद्र सरकार। जी हम बात करें कि माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सभी सरकारी संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करके आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आत्मसमर्पण भारत की नीति का अनुसरण कर रही है। येचुरी ने केंद्र सरकार पर कठोर कानूनों का इस्तेमाल कर और देशद्रोह के आरोप लगाकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। और वही बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को कहा हरामखोर लड़की, अब मिला ये जवाब। जी हम बात करें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में कंगना ने संजय राउत द्वारा कहे गए अपशब्द पर प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा कि साल 2008 में मूवी माफिया ने मुझे एक साइको घोषित कर दिया था, और यही नहीं 2016 में उन्हें चुड़ैल कहा, और 2020 में महाराष्ट्र के मंत्री ने मुझे हरामखोर लड़की का खिताब भी दिया। कंगना ने कहा कि यह सब इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने सुशांत की हत्या के बाद मुंबई में खुद को असुरक्षित महसूस किया। इस वक्त डिबेट करने वाले योद्धा कहां हैं? कंगना ने यह बात एक यूजर के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा। यूजर ने लिखा था, संजय राउत कह रहे हैं कि कंगना की टीम ने शिवाजी महाराज के खिलाफ कहा है। ये झूठ है, उन्होंने कभी भी महान शिवाजी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। एक महिला को सार्वजनिक रूप से ताकत में बैठे लोग गाली दे रहे हैं। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि इस दिन हो सकती है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, एनसीबी आज भेजेगा समन। जी हम बात कर रहे हैं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित सुसाइड केस में अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है। केस से जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अगला नंबर सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती का हो सकता है। जानकारी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी सोमवार को हो सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी आज यानी रविवार को समन जारी कर रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला सकती है, और साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी होगी। बताते चले कि एनसीबी ने शुक्रवार देर शाम को रिया के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद शनिवार को सुशांत के कुक रहे दीपेश सावंत से दिन भर पूछताछ करने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमें अगली खबर बता दें कि एलएसी विवाद पर भारत चीन बैठक को लेकर ओवैसी का राजनाथ पर निशाना, कहा रूस की मदद लेकर आपने कमजोरी दिखाई। जी हम बात कर रहे हैं कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगही के बीच बैठक को लेकर सवाल उठाए। दोनों रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले ओवैसी ने कहा कि भारत का पक्ष रहा है कि हम विवाद को द्विपक्षीय तरीके से सुलझा लेंगे। रूस की मदद लेकर आपने कमजोरी दिखाई है। ओवैसी ने कहा कि क्या आप राजनाथ सिंह चीन से ये कहने वाले हैं कि वह लद्दाख में कब्जाई भारत की 1000 वर्ग मीटर जमीन को बिना किसी शर्त के खाली करे। ओवैसी ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह पर बोलते हुए लिखा कि भारत का पक्ष रहा है कि हम विवाद को द्विपक्षीय तरीके से सुलझा लेंगे। रूस की मदद लेकर आपने कमजोरी दिखाई है। अगर आप चीन से एक विजय योद्धा के तौर पर बात करते हैं तो इससे आपको फायदा मिलता है, लेकिन अब आप उनसे ऐसे मिल रहे हैं जैसे
उन्हें भारतीय इलाकों की जमीन पर कब्जा करने दिया हो और आप हारी हुई पोजीशन में आ गए हो। और अब अगली खबर बता दें कि मुंबई में पीएमसी बैंक के खाता धारकों ने आरबीआई दफ्तर के बाहर थाली पीट कर किया प्रदर्शन। जी हम बात करें कि पीएमसी बैंक के खाता धारक लगातार परेशान हैं। 11 महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिले हैं। अब तक के कुल 62 खाता धारकों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें, खाता धारक लगातार आरबीआई के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर कोई उपाय निकालने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को मुंबई के आरबीआई दफ्तर के बाहर पीएमसी बैंक के खाता ने थाली पीट कर विरोध प्रदर्शन किया। पैसे नहीं मिलने से उन्हें घर चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीएमसी बैंक में कई ऐसे खाता धारक हैं जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई ही बैंक में फंस गई है। लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करने वाली प्रमिला शर्मा बताती हैं कि पूरे जीवन की जमा पूंजी को उन्होंने इस बैंक में रखा था। पैसे अब नहीं मिल रहे हैं। इनका बेटा दिव्यांग है, 2 बेटियां हैं, उनकी शादी कैसे करें ये पता नहीं। प्रमिला शर्मा ने कहा, मेरे बेटे का फीट आ रहा है, उसका इलाज कैसे करवाऊं पता नहीं। मेरी बेटी की तबीयत भी खराब है, मैं इन्हें कहां ले जाऊं? कोई हमें 1500 ही देगा, हमारे पैसे वापस करो। 57 साल के गुरविंदर सिंह देख नहीं सकते हैं। बैंक में उनके करीब 62 लाख रुपए थे। उसके ब्याज से घर चलाता था। अब अपनी और अपने घर वालों की दवाई के लिए पैसे नहीं है, इस कारण उन्होंने इलाज बंद करवा दिया है। इस तरह के और भी कई खाता धारक है जिनकी परेशानी बहुत बढ़ गई है। लॉकडाउन में कई लोगों ने अपना रोजगार खोया है, पैसे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।